देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 23 तक अपन सोल्व कर चुके थे। अब अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखिएगा। ये कह रहे हैं कि डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम अपन बनाते हैं। पहले इसकी लैंग्वेज लिख लें। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चित्र में या यूं कह सकते हैं चित्र में जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, चित्र में 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान के, चित्र में 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान के, यानी कि द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का, द्रव्यमान के किसी पिंड का 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दिया गया। द्रव्यमान के किसी पिंड का स्थिति समय, किसी पिंड का, इसको वापस लिखना पड़ेगा, द्रव्यमान के किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का, किसी पिंड का स्थिति समय, चित्र में 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। समय ग्राफ दर्शाया गया है। देखो अब अपन एक ग्राफ को बनाएंगे, फिर इसी क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पूरा कर ले। क्या क्या कह रहे हैं कि एक ग्राफ जो है अपन को दर्शाया गया है, इस गति के लिए कोई उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए। देखो इसी क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, अपन तीनों को अलग अलग दें। नंबर फर्स्ट, पहला या क्या पूछ रहा है, जब पहले अपन ग्राफ बना लें। पहले अपन इस ग्राफ को बना करके फिर एक एक भाग को अपन लिखेंगे। देखिए भाई, ग्राफ में इस तरह से आपको स्थिति समय वक्र दिया गया है। इस एक्सिस पर तो समय t को लिया गया है सेकंड में, और इस अक्ष पर लिया गया है स्थिति x को, और ये ली गई है सेंटीमीटर में, इस तरह से। अब देखिएगा ग्राफ किस तरह से है, यूं है। इस तरह से ग्राफ दिया गया है। देखो चलो इसको इसके सीध के साथ साथ ही बना दें। देखो ये अपन को ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के अंदर वैल्यूज इस तरह से दी गई है। यहां 0 है, फिर यहां ये 2 है, फिर यहां आपको दिया गया है 4, 6, 8, 10, 12, 14 और यहां दिया हुआ है आपको 16। इस तरह से दिया हुआ है। ये ग्राफ अपन को दिया गया है भाई इन्होंने। देखो ये अगर ग्राफ अपन को इस तरह से इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, अब इस ग्राफ के लिए क्या पूछ रहे हैं वो देखिएगा। यहां पर वैल्यू और दी है अपन को, यहां इस साइड में जो वैल्यू दे रखी है वो है 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर दी गई। अब इसमें देखो एक एक क्या क्या पूछा जा रहा है। नंबर फर्स्ट, पहले इस क्वेश्चन में ये जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं
कि पिंड द्वारा, या यूं कह सकते हैं इस गति के लिए कोई उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए। नंबर फर्स्ट, इस गति के लिए उचित भौतिक संदर्भ प्रस्तावित कीजिए, ये कहा है। नंबर सेकंड, देखो इसी क्वेश्चन के कई पार्ट है। नंबर सेकंड ये पूछ रहे हैं, पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल क्या है? पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों, पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल क्या है? नंबर थर्ड, इसी क्वेश्चन में नंबर थर्ड ये जो पूछ रहे हैं, देखो समय अंतराल हो गया, फिर नंबर थर्ड पूछ रहे हैं प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है? प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है, ये लीजिए। देखो चित्र थोड़ा सा अपने बड़ा बना लिया है, इसको थोड़ा छोटा करें ताकि अपने पास स्पेस बचा रह सके। देखिए थोड़ा सा अपन इसे छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को पूरे को रिप्रेजेंट किया जा सके। देखिए ये ग्राफ बना लेते हैं। यहां इस अक्ष पर बनाते हैं अपन इस ग्राफ को। इस तरह से t जो है वो सेकंड में है, वो इस डायरेक्शन में लिया गया है, और यहाँ x है वो है सेंटीमीटर में और वो है इस डायरेक्शन में। देखो उसी ग्राफ को अपन ने वापस बना लिया है। अब इसमें वैल्यूज शो कर दें अपन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और यहां आ जाएगा ये 16, ये सेकंड में आ गया। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। एक एक स्टेप देखो भाई, इसमें आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने पूछा है, तो सबसे पहले अपन इसमें एक तो आवेग का परिमाण ये पूछ रहा है, इसका ये संदर्भ भी पूछ रहे हैं। अगर अपन इससे देखें कि xt ग्राफ का अगर वक्र देखें तो आप क्या देखेंगे, यहां पर जो दिया हुआ है वो है 2 सेंटीमीटर, 2 सेकंड पर वेग 2 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि एक्चुअली इसका वेग क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। तो चलो इस लाइन को अपन पहले लिख दें कि दिए गए xt ग्राफ से दिए गए xt ग्राफ से स्पष्ट है कि, गौर करेंगे आप कि ये वेग नियत है। कैसे है नियत वेग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यानी ये कह रहे हैं कि दिए गए xt ग्राफ से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, देखो बिंदु, अगर मैं यहां से बात करूं, देखो बिंदु O से लेकर के कहां तक बात कर रहा हूं मैं भाई, 2 तक, 2 सेकंड तक, या 2 सेकंड यहां ले लो, बिंदु O से
यानी कि बिंदु जीरो कह दे अपन, बिंदु जीरो से 2 सेकंड तक, बिंदु जीरो से लेकर के और 2 सेकंड तक नियत वेग से चलता है। स्पष्ट है कि पिंड बिंदु जीरो से 2 सेकंड तक नियत वेग से चलता है। पहले पॉइंट तो अपने पास ये आ गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, यानी कैसा चलता है, नियत वेग से चलता है। और यह वेग क्या है, ये चलता है, यह वेग u मान लेता हूं मैं उस वेग को। तो u इज इक्वल टू क्या होगा भाई, विस्थापन में परिवर्तन यानी कि 2 माइनस 0 बटे में समय में परिवर्तन 2 माइनस 0, यानी कि ये आ गया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। इतना वेग अपने पास ये आ गया है। इसके पश्चात ये 2 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, नियत वेग से घट रहा है। घट क्या रहा है, सॉरी दिशा विपरीत हो रही है इसकी, यानी यूं कह सकते हैं इसके पश्चात ये 2 सेकंड से 4 सेकंड तक। तो देखो यहां लिख देते हैं, इसके बाद यह 2 से 4 सेकंड, इसके बाद यह 2 से 4 सेकंड तक इसी चाल से 2 से 4 सेकंड तक इसी चाल से विपरीत दिशा में चलता है। इसी चाल से विपरीत दिशा में चलता है, बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। इसका मतलब, और इसी की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। इसका मतलब यह हुआ कि कोई गेंद 2 चिकनी दीवारों के बीच में क्या कर रही है, इस प्रकार गति कर रही है, इससे टकरा के इस पे आई, इससे टकरा के इस पे आई, और उसकी गति क्या है, नियत बनी हुई है, यानी घर्षण रहित दीवार है, अपन यूं कह सकते हैं। इसके बाद यह 2 से 4 सेकंड तक इसी चाल से विपरीत दिशा में क्या है, चलती है या चलता है। अब देखो चलता है अर्थात यूं कह सकते हैं, और विपरीत दिशा में चलता है अर्थात यही प्रक्रिया बार बार क्या है, दोहराई जाती है। में चलता है और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, और यही प्रक्रिया क्या होती है, इसकी बार बार दोहराई जाती है। अब इस प्रक्रिया को ये बार बार दोहराए जाते हैं, इसका भौतिक संदर्भ अपने पास आ गया, बार बार दोहराई जाती है। इसका मैं यहां लिख देता हूं, यही पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इस गति के लिए उचित भौतिक संदर्भ क्या है। इसका भौतिक संदर्भ, ये लो देखो पहले पार्ट का आंसर आ गया। इसका भौतिक संदर्भ यह है कि इसलिए इसका भौतिक संदर्भ यह है कि क्या कह सकते हैं कि पिंड क्षैतिज घर्षण रहित तल पर, कि पिंड क्षैतिज घर्षण रहित तल पर, कि पिंड क्षैतिज घर्षण रहित तल पर, इससे आगे का भाई मैं इधर सोल्व कर लेता हूं, कि पिंड क्षैतिज घर्षण रहित तल पर अपनी गति 2 दीवारों के बीच, तल पर, कि पिंड क्षैतिज घर्षण रहित तल पर अपनी गति 2 दीवारों के बीच, अपनी गति 2 दीवारों के बीच दोहराता है। अपनी गति को 2 दीवारों के बीच क्या कर रहा है, ये उसको दोहरा रहा है बार बार, इससे उसके, उससे इसके बीच भी दोहरा रहा है। तो पहला तो अपन ने यहां से निकाल लिया। सेकंड देखे भाई, सेकंड में क्या कह रहे हैं ये,
पिंड द्वारा प्राप्त दो क्रमिक आवेगों के बीच समय अंतराल कितना है? अरे भाई सिंपल सा दिख रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, यानी कि इसका आवर्तकाल कितना आ रहा है? 2 सेकेंड। तो अपन कह सकते हैं दो क्रमागत आवेगों के बीच आवर्तकाल, दो क्रमागत आवेगों के बीच आवर्तकाल इज इक्वल टू ये आ रहा है 2 सेकेंड। ये लो भाई, आवर्तकाल कितना ले लिया है मैंने? 2 सेकेंड है। नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड ये क्या कह रहे हैं? प्रत्येक आवेग का परिमाण क्या है? तो देखो भैया, आवेग का परिमाण का मतलब है संवेग में परिवर्तन, दिशा निरंतर उसकी टकरा करके फिर आ रहा है। तो देखो आवेग का परिमाण, तो यहां कह सकते हैं अपन आवेग संवेग प्रमेय से आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। यानी कि अगर आवेग को मैं आई से लेता हूं तो ये हो गया P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब देखो भैया, P फाइनल और P इनिशियल, क्योंकि द्रव्यमान वही है, वेग भी वही है, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल जो संवेग होगा, जो भी अपने पास इसकी वैल्यू आ रही है, अपन को केवल क्या लेना है? इसका परिमाण लेना है। तो देखो P फाइनल, ये तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, लेकिन अगर यूं कहा जाए कि आवेग का परिमाण, तो देखो सीधा सा क्या हो गया, इस एक के संवेग का क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि I इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल, यानी कि mv माइनस mu, या m को आपने कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u आ गया। तो अब देखिएगा I इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई क्वेश्चन में? 0.04। फिर v, बाद में वेलोसिटी कितनी है भाई? इसकी दिशा तो विपरीत है ना, लेकिन 10 की घात माइनस 2 मीटर पर सेकंड में आ रही है। कितनी आ रही है? 10 की घात माइनस 2 मीटर पर सेकंड में तो ये आ रही है, लेकिन एक चीज गौर करने की है, ये देखो 10 की घात माइनस 2 मीटर पर सेकंड में आ रही है, यानी कि बिंदु O से 2 सेकंड तक नियत चाल से है, ये आ रही है अपने पास। इसके पश्चात ये इसी चाल से है, यानी कि अगर मैं v का मान और देखना चाहूं तो देखो v इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास? अगर v की वैल्यू निकालना चाहूं, 0 माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2, ग्राफ से साफ दिख रहा है, तो माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि माइनस में 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। तो ये लो, अब वैल्यू रख देंगे अपन। तो v की जो वैल्यू है मेरे पास वो है माइनस 10⁻⁻2, फिर ये है मेरे पास 10⁻⁻2। ये लो I इज इक्वल टू 0.04 10⁻⁻2, और ये हो जाएगा डबल हो गया भाई, ये तो इंटू 2 कर दो, ये लो I इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा, लेकिन होगा ये माइनस में 8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि आवेग का मात्रा न्यूटन इंटू सेकेंड भी ले सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं। तो यहां ही मेरे पास ये आंसर आ रहा है 8 × 10⁻⁴। लेकिन अगर अपन देखें आवेग का परिमाण, क्योंकि इसने केवल परिमाण पूछा है, इसलिए आवेग का परिमाण 8 × 10⁻⁴, ये लो किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख दिया मैंने मात्रक, ये भी मात्रक अपन लिख सकते हैं। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 24, अपन ने क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। अब अपन इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के। क्वेश्चन नंबर 25 एक सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का एक क्वेश्चन AIEEE के एग्जाम के अंदर पहले आ चुका है। अब देखो, इसका एक पार्ट पूछा गया था, ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया, सारे भाग अपन ने देख लिए। इसका देखना, आवेग का परिमाण पूछा था, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन इसमें से क्या कर दिया? हटा दिया, क्योंकि परिमाण पूछा है, केवल वैल्यूज की। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। यहां एक एक क्वेश्चन के ही कई कई पार्ट दिए हुए हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 25 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 25 अपन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं ये चित्र में कोई व्यक्ति, यानी इसमें भी कोई डायग्राम है, चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से गतिशील, प्रति सेकेंड, चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से गतिशील चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर, गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर, चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर खड़ा है। पट्टे पर क्या है, स्थिर खड़ा है। देखो किस तरह से खड़ा है वो अपन डायग्राम बना ले, जैसा अपनी बुक में दिया हुआ है भाई, जैसा अपने पास इस चित्र के अंदर दिया हुआ है वैसा ही अपन इसको बना रहे हैं। देखो यहां है, इसके इन दो भागों के बीच के अंदर कोई संवाहक पट्टा है, जो है इस तरह से। यहां इसके साथ ये कोई एक व्हील लगा हुआ है, यानी कि कोई पहिया है। इस तरह से देखो यहां इस तरह से ये है। इसमें क्या है कि ये व्हील तो ऐसे घूम रहा है और ये वाला व्हील ऐसे घूम रहा है। यहां इसके ऊपर ये कोई एक व्यक्ति है, ये कोई एक व्यक्ति मैंने इसके ऊपर बना दिया है भाई, ठीक है। एक कोई व्यक्ति है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इस तरह से यो डायरेक्शन में दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में केवल इस तरह चित्र दिया है, चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर पर सेकंड त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर खड़ा है। अभी तो यहां इस पट्टे के ऊपर जो पट्टा घूम रहा है उसके ऊपर ये व्यक्ति क्या है, स्थिर खड़ा है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या ये पूछ रहे हैं वो देखिएगा। नंबर फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन के कई भाग है, मैंने कहा उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है। नंबर फर्स्ट, उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड कह रहे हैं यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टों, यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थिति घर्षण गुणांक के बीच
स्थितिक घर्षण गुणांक, इसकी वैल्यू दी है 0.2 हो, 0.2 हो तो पट्टे के कितने त्वरण तक, तो पट्टे के कितने त्वरण तक तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष, कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष, तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है, उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है। ये लो भाई, यहां साथ में ब्रैकेट में अपन को दिया है व्यक्ति का द्रव्यमान 65 किलोग्राम, व्यक्ति का द्रव्यमान इज इक्वल टू है 65 किलोग्राम। ये लो भाई, यहां ये क्वेश्चन है जो अब आपने सारा क्वेश्चन देख लिया होगा कि क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि चित्र में कोई व्यक्ति 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गतिशील क्षैतिज संवाहक पट्टे पर स्थिर खड़ा है। ये व्यक्ति इस पट्टे के ऊपर स्थिर खड़ा है, पट्टा घूम रहा है। उस व्यक्ति पर आरोपित नेट बल क्या है? जब वो 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिशील है उस समय उस व्यक्ति पर जो बल लग रहा है वो नेट बल कितना है? यदि व्यक्ति के जूतों और पट्टे के बीच स्थिति घर्षण गुणांक कितना है? 0.2 है। अगर ये 0.2 है तो पट्टे के कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है, जबकि व्यक्ति का द्रव्यमान कितना दिया है? 65 किलोग्राम है। देखिए भाई, सारी वैल्यूज तो आपको दे रखी है इन्होंने। अब मैं यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। देखो चलो यहीं से कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा, इस व्यक्ति का द्रव्यमान तो m है 65 किलोग्राम और त्वरण कितना दिया है भाई इन्होंने? 1 मीटर पर सेकंड है। तो नेट बल देखो F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो 65 इंटू 1 यानी कि 65 न्यूटन। तो नेट बल जो उस व्यक्ति के ऊपर लग रहा है वो है भाई 65 न्यूटन। अब इसके आगे के भाग को भाई यहां सोल्व कर रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का यहां है। फिर ये कह रहे हैं सेकंड पार्ट में कि घर्षण गुणांक इतना हो तो कितने त्वरण तक वह व्यक्ति उस पट्टे के सापेक्ष स्थिर रह सकता है। यानी कि मुझे अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? त्वरण का मान निकालना है जब वो व्यक्ति उसके सापेक्ष क्या रह सकता है? स्थिर रह सकता है। तो देखो भाई, F इज इक्वल टू ma होता है और F इज इक्वल टू म्यू एन भी होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं भाई। तो यहां ध्यान रहे, यहां जो n है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये अगर मैं म्यू एस ले रहा हूं इससे देखो तो a की वैल्यू क्या आ रही है भाई मेरे पास? मैक्सिमम। और n इज इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। ये लो बस काम हो गया आपका। तो ये लो a मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? देखो भाई m से एक m कैंसिल आउट हो गया ना, तो मेरे पास क्या रह गया है भाई? म्यू जी। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 दी हुई है भाई मुझे। कितनी दी हुई है? 0.2। और g की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? तो देखो यहां ही लिख लेता हूं मैं फॉर्मूले को कि a मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू जी और g की वैल्यू कितनी है? 10 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से। अगर इतना त्वरण होगा तब तक वो स्थिर रहेगा, इसके बाद नहीं तो व्यक्ति उस पट्टे के ऊपर स्थिर नहीं रह पाएगा। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 25 इसका क्या किया है? सोल्व किया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि अपन किसी डोरी से बांध के किसी पत्थर को घुमा रहे हैं ऊर्ध्वाधर। तो ये कह रहे हैं उसके उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु पर तनाव क्या होंगे, उनके फॉर्मूले पूछ रहे हैं। तो ध्यान रहे ये एक डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां इसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक ऑप्शन अपन को सिलेक्ट करना है। इजी क्वेश्चन है, अब उसे अपन सोल्व करते हैं। आप इसे नोट कीजिएगा।
देखिए भाई, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को, स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को, स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर, स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर कैपिटल आर त्रिज्या के, भाई जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा लिख रहे हैं, कैपिटल आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को किसी डोरी के एक सिरे से बांधकर कैपिटल आर त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। वृत्त के निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं पर उच्चतम बिंदुओं पर, वृत्त के निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम तथा उच्चतम बिंदुओं पर ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा में अधोमुखी दिशा में नेट बल है। देखो भाई, अब यहां अपन को सही 3 विकल्प दिए गए हैं। नेट बल है, सही विकल्प चुनिए, यानी कि सही ऑप्शन अपन को सिलेक्ट करना है। किस तरह से दिए हैं, यहां तो दे रखे हैं निम्नतम बिंदु पर, यहां तो कहा है किस पर, निम्नतम बिंदु पर बात कर रहे हैं। इधर मैं लिख रहा हूं वैल्यू उच्चतम बिंदु पर। चलो और थोड़ा सा ऐसे पास कर दें इसके, उच्चतम बिंदु पर। अब देखो निम्नतम बिंदु पर फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है उसमें ये कह रहे हैं कि निम्नतम बिंदु पर यह है इस तरह से mg माइनस T1, और यहां दिया है mg प्लस T2। यहां पर T जो है तनाव है, सॉरी T तनाव है। नंबर सेकंड जो ऑप्शन इन्होंने दिया है उस ऑप्शन में ये कह रहे हैं mg प्लस T1, और mg माइनस T2। नंबर थर्ड ऑप्शन के अंदर ये दे रहे हैं mg प्लस T1 माइनस mv1 स्क्वायर अपॉन में r, और यहां इसमें थर्ड ऑप्शन जो अपन को दे रहे हैं वो है mg माइनस T2 प्लस mv2 स्क्वायर अपॉन में r। अब देखो यहां ये ध्यान रखना कि यहां T1 क्या है और T2 क्या है। यहां जो T1 है, T1 तथा V1, यहां T1 तथा V1 निम्नतम बिंदु पर तनाव और चाल है। यहां T1 तथा V1 क्रमशः
निम्नतम बिंदु पर तनाव वे चाल है T1 और V1। ये तो अपने निम्नतम बिंदु पर बात हो गई। और T2 और V2 क्या है? उच्चतम बिंदु पर है। एवं T2 व V2 क्रमशः उच्चतम बिंदु पर तनाव व चाल है। ये लो भाई, अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या और कैसे है वो चीजें आपको देखनी है। क्वेश्चन में कैसे कह रहे हैं कि स्मॉल एम द्रव्यमान के पत्थर को अपन ने किसी रस्सी से बांधा है और उसे ऊर्ध्वाधर अपन क्या कर रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं। और अपन उसे ऊर्ध्वाधर घुमा रहे हैं तो उस पर लगने वाले बलों की अगर देखें अपन तो देखिएगा, यहां जैसे मैंने इसका ये ओ ले लिया है। अगर ये निम्नतम बिंदु है नीचे वाला, तो इस निम्नतम बिंदु पर जब ये पत्थर होगा तो इस पर देखो, एक तो इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगना है और रस्सी में जो तनाव बल होगा वो T1 इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन उच्चतम बिंदु जब यहां पर वो पत्थर होगा घूमते हुए, अपन ये घुमा रहे हैं ऊर्ध्वाधर में, तो ऐसी स्थिति में अगर अपन देखें तो देखिएगा भाई, इसका जो भार है mg वो तो कहां होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे होगा, और तनाव बल T2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो निम्नतम बिंदु है उस पर तो आप mg और T1 जस्ट ऑपोजिट है, यानी mg माइनस T1 होगा। ये ऑप्शन सही आ रहा है। उच्चतम बिंदु पर दोनों एक में ही है तो mg प्लस क्या होगा, T2 होगा। तो इसका मतलब इसका सही जो ऑप्शन आ रहा है वो पहला ऑप्शन हो गया। डायग्राम से चीज स्पष्ट हो रही है, देख लो आप। डायग्राम से ये पॉइंट अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि मैं यहां पे भी लिख सकता हूं कि देखो भाई, निम्नतम बिंदु पर क्या होगा, mg माइनस T1। वे उच्चतम बिंदु पर बात करूं तो देखें अपने डायरेक्शन एक ही है, mg प्लस T2 होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट होगा। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 26, जो छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन छोटा सा था। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, जो कि एक हेलीकॉप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसमें कि यात्री बैठे हुए हैं, उस पर लगने वाले बलों को वो पूछेंगे, बल की दिशाएं वो पूछ रहे हैं। तो वो अपन क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 पर।